everyone. Here is Pranalika Sharma. आज मैं आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक विज्ञान का यूनिट सेकंड शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, है ना। और जो यूनिट सेकंड है वो कहीं ना कहीं आपके जो थर्मोडायनेमिक्स जो आप लोगों ने पढ़ा है, जो यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर था, उससे कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है ना। तो देखिए आप लोग आज का पहला जो टॉपिक है, अगर सिलेबस के कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। बहुत पहला जो है वो हमारे पास है द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नीड फॉर द लॉ। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो सेकंड पॉइंट है वो हमारे पास है डिफरेंट स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कार्नोट साइकिल एंड इट्स एफिशिएंसी। फिर देन हम पढ़ेंगे कार्नोट थ्योरम। फिफ्थ हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक स्केल एंड टेम्परेचर। सिक्स्थ हम पढ़ेंगे द concept of entropy as a state function, entropy as a function of volume and temperature, entropy as a function of pressure and temperature, entropy changes in physical changes। इसके बाद आपका 7th पॉइंट है वो है आपके पास Clausius inequality। 8th है वो है आपके पास entropy as a criteria of spontaneity and equilibrium। 9th है वो हम पढ़ेंगे entropy change in ideal gases and mixture of gases। तो देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक्स जो सेकंड है आपका, उसका पहली चीज की अगर हमें देखो कोई भी चीज होती है तो हम कोई भी चीज की उत्पत्ति क्यों करते हैं, किसी भी कोई भी नई चीज आती है वो क्यों आती है, क्योंकि जो पुरानी वाली होती है वो कहीं ना कहीं हमारी नीड्स को, हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती है ना। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपको सेकंड लॉ की नीड आई, सेकंड लॉ की जरूरत आई, तो वो सेकंड लॉ की जरूरत क्यों आई, क्या जरूरतें आ पड़ी थी कि हमें सेकंड लॉ को उत्पन्न करना पड़ा, वो बनाना पड़ गया। तो पहला पॉइंट है वो है प्रथम नियम की सीमाएं तथा द्वितीय नियम की आवश्यकता। फिर सेकंड है हमारे पास थर्मोडायनामिक ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ठीक है। तो पहला जो है वो है प्रथम नियम की सीमाएं तथा द्वितीय नियम की आवश्यकता है। प्रथम नियम का ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम सर्वमान्य है, तथापि इसकी कुछ सीमाएं हैं। तो देखिए प्रथम नियम किसी प्रक्रम में निकाय द्वारा किए गए कार्य तथा अवशोषित ऊष्मा में एक निश्चित संबंध स्थापित करता है। देखो आप जानते हो क्यों हीट हमें दी थी, उसके बाद हमने उसके अंदर कार्य हुआ था निकाय में, और तो उनके बीच में हमको रिलेशन मिला था Q = ΔE + W। परंतु यह नियम ऊष्मा के प्रवाह की दिशा पर प्रतिबंध नहीं लगाता, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। मतलब ये नियम हमें नहीं बता पाता है कि हीट जो आ रही है या फिर हीट बाहर जा रही है तो वो किस दिशा में जाएगी, हीट की दिशा क्या होनी चाहिए। उदाहरणतः प्रथम नियम के अनुसार बर्फ को निम्न ताप पर ठंडा करके उससे ऊष्मा प्राप्त कर जल को गर्म किया जा सकता है, ठीक है ना। मतलब इसके फर्स्ट लॉ ये कहता है कि भाई हीट कहीं से भी आ रही है लेकिन वो काम अपना कर देगी और फिर मतलब ट्रांसफर हो रही है, कैसे भी हो सकती है। तो डायरेक्शन नहीं बताया। तो देखो वैसे हम जानते हैं कि गर्म से ठंडी की ओर जाता है, लेकिन उसने फर्स्ट लॉ ने हमको ऐसे कोई भी चीज एक्सप्लेन नहीं की। इसका मतलब वो ऐसा बोलती है कि बर्फ को निम्न ताप पर ठंडा करके उससे ऊष्मा प्राप्त कर जल को गर्म किया जा सकता है। परंतु प्रयोगों द्वारा हम जानते हैं कि निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण बिना ऊर्जा के व्यय किए तथा बाह्य कार्य किए संभव नहीं हो पाता है। देखो आप लोग ये चीज जानते हो कि कभी भी कोई भी ठंडी चीज ऐसा कोई काम नहीं कर सकती है, वो उसको गर्म कर दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यही चीज बोली है इन्होंने। तो इसके विपरीत हम जानते हैं कि ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। देखो हमारा जो जनरल ऑब्जर्वेशन है वो हमें क्या कहता है, जनरल ऑब्जर्वेशन तो ये कहता है कि जो हीट है, जो ऊष्मा है, वो हमेशा कहाँ से कहाँ जा रही है, अधिक तापमान से निम्न तापमान की ओर जा रही है, ठीक है ना। जो कि प्रथम नियम है। प्रथम नियम ऐसी कोई भी एक्सप्लेनेशन हमें क्या देता है, नहीं देता है। चूंकि वो ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है तो हम ऊष्मा की डायरेक्शन की बात ही नहीं करता है। और जब उसने ऊष्मा के डायरेक्शन की बात नहीं की है, जब हमें कोई भी दिशा नहीं बताई है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमें ये चीजें बता रहा है। हम कैसे कह सकते हैं कि बर्फ जो है वो पानी को ऊष्मा नहीं दे रही है, जबकि पानी बर्फ को दे रहा है। ये चीजें आती है ना। तो पहला आपके पास डीमेरिट ये हो गया कि ये हमको क्या बोल रहा है, पहला तो ये हो गया कि जो प्रथम नियम है वो Q बोलता है ΔE + W हमें बोल देता है। हीट की इक्वेशन इन्होंने दे दी, हीट की इक्वेशन तो इन्होंने दे दी, हीट की इक्वेशन समीकरण तो इन्होंने दे दी, लेकिन ये हमें हीट की डायरेक्शन, हीट की दिशा, डायरेक्शन ऑफ हीट को हमें क्या है, नहीं बताता है ना ये। तो यही इसकी कमी हो गई। इसकी पहली कमी तो यही हो गई कि डायरेक्शन ऑफ हीट को ये एक्सप्लेन नहीं करता है। उसके बाद
साइड पे देखो सेकंड पॉइंट जो हमारे पास वो है कि प्रथम नियम की सहायता से यह ज्ञात नहीं होता कि किसी विशेष परिवर्तन या प्रक्रम जिसमें रासायनिक अभिक्रिया भी संभव हो सकती है या नहीं। उदाहरण के लिए प्रथम नियम के अनुसार एक धातु की तथा जिसकी तापमान एक समान है स्वतः ही एक सिरे से ठंडी तथा दूसरे सिरे से गर्म हो जाती है। प्रथम नियम की मांग केवल इतनी है कि यदि ऊष्मा का प्रवाह हो तो एक सिरे पर जितनी ऊष्मा का व्यय हो रहा है दूसरी पर भी ऊष्मा उतनी ही बढ़े। परंतु अनुभव से हम जानते हैं कि बाह्य स्रोत से ऊर्जा व्यय किए बिना उपयुक्त परिवर्तन संभव नहीं है। देखो हम ये कहते हैं कि देखो फर्स्ट लॉ है, देखो हम ये कहते हैं कि जब हम फर्स्ट लॉ ऐसा कहता है कि देखो फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमारे पास कि जैसे छड़ है मेरे पास है ना, तो इनके कहने का मतलब ये है कि जितना तापमान ये दूसरी छड़ अगर मैं लेके आई तो जितना ये गर्म है, अगर ये गर्म है हमारे पास ये हॉट है, इसको जब मैं इसके पास लेके जाऊंगी तो ये भी गर्म होने लग जाएगी है ना। तो ये इसके क्या है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि अगर यहाँ पे -50 डिग्री सेल्सियस तापमान इसका कम होता है तो +50 डिग्री सेल्सियस तापमान इसका बढ़ जाएगा। मतलब जितनी ऊष्मा इधर की कम हुई है उतनी ही इसकी बढ़ जाएगी। लेकिन ये नियम हमें क्या है कि ये इनके कॉन्सेप्ट्स को नहीं बता पाता कि ऊर्जा वो कैसे हो रही है, कहाँ से आ रही है, इन सब चीजों को वो नहीं बता पाता। थर्ड है आपके पास प्रथम नियम के अनुसार ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में पूर्णतः परिवर्तित हो सकती है। देखो हमें पता है फर्स्ट लॉ हमें ये कहता है कि ऊर्जा क्या होती है, ना तो उत्पन्न होती है ना ही खत्म होती है, परंतु क्या होता है वो एक रूप से दूसरे रूप में पूर्णतः परिवर्तित हो सकती है। ये क्या कहता है हमें थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ये कहता है। लेकिन परंतु यह नियम ये नहीं बताता कि ऊष्मा एक ऐसी ऊर्जा है जो पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं की जा सकती। देखो मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट लॉ के अंदर एक एग्जांपल बोले थे, जैसे कि क्या होता है कि तार के थ्रू ऊर्जा आ रही है, तार के थ्रू विद्युत ऊर्जा आ रही है और विद्युत ऊर्जा क्या कर रही है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर पंखे को घुमाने के काम आती है। मैंने आपको बताया था। तो देखो हम क्या कह रहे हैं, तो क्या जितनी हमने दे रहे हैं वो उतनी के उतनी पंखा चलाने काम आ गई। तो ये हमें सेकंड लॉ इसीलिए दिया गया कि जितनी ऊर्जा आ रही है ना वो उतनी के उतनी ऊर्जा कभी भी पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि कुछ ना कुछ रेडिएशन निकल जाते हैं, कुछ ना कुछ ऊर्जा मुक्त हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जितनी ऊष्मा तंत्र को आ रही थी उतनी की उतनी पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं हो पाती। और इसके बारे में फर्स्ट लॉ ने हमें क्या है कोई भी स्टेटमेंट हमें नहीं दिया है ना। अब हम फर्स्ट नियम देखते हैं, पीपीटी में देखना। उसके बाद है उष्मागतिकी का द्वितीय नियम। पहला जो है वो है देखो heat cannot flow from a cold object to hot object without the help of any external mean। मतलब ऊष्मा किसी बाह्य सहायता के बिना ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। जैसा कि हम जानते हैं कि हमेशा गर्म पानी से गर्म कोई चीज है उससे ठंडी चीज की तरफ ही हिट जाएगी, ठंडी से गर्म की तरफ हीट कभी भी नहीं आ सकती। ये कौन कहता है हमारे पास? उष्मागतिकी का द्वितीय नियम हमें इस तरीके से ये चीजें समझाता है। सेकेंड है हमारे पास ऑल नेचुरल एंड ऑटोमेटिक प्रोसेस मूव टुवर्ड्स अचीविंग इक्विलिब्रियम। सभी स्वाभाविक तथा स्वतः प्रक्रम जितने भी नेचर में खुद होने वाले प्रक्रम है जो अपने आप हो रहे हैं वो हमेशा साम्यावस्था की ओर, इक्विलिब्रियम की ओर गति करते रहते हैं। मतलब कि देखो क्या है, अगर आप गर्म पानी को खुला छोड़ दोगे तो गर्म पानी खुद ही ठंडा हो जाएगा और एनवायरनमेंट को अपनी ऊष्मा को दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि प्रत्येक सिस्टम क्या चाहता है, प्रत्येक तंत्र हमेशा साम्यावस्था तथा इक्विलिब्रियम चाहता है। इसीलिए वो क्या करेगा, हमारे को ऊष्मा को क्या करता जाएगा, त्यागता जाएगा और कुछ ऊष्मा ग्रहण करता जाएगा। अगर बाहर गर्म है तो क्या हो रहा है, इससे ना ऊष्मा का जो आदान प्रदान है वो क्यों होता है? इक्विलिब्रियम की प्राप्ति करने के लिए हमारे पास होता है। थर्ड है इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट इनटू इक्विवेलेंट वर्क विदाउट चेंजिंग एनी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड पेरिफेरी। निकाय तथा परिपार्श्व के किसी भाग में परिवर्तन किए बिना, मतलब अगर आप चाहते हो कि हमें कार्य करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, निकाय तथा परिपार्श्व की बाह्य ऊष्माओं में, बाहरी ऊष्माओं में क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। तो यही हमारे पास निकाय या परिपार्श्व के किसी भाग में परिवर्तन किए बिना ऊष्मा को उसकी समतुल्य ऊर्जा में परिवर्तित करना असंभव है। समझे आप लोग? उसके बाद
बाद हम बात करते हैं फोर्थ है समस्त स्वतः तथा स्वाभाविक प्रक्रम द्वारा कार्य उत्पन्न किया जा सकता है, परंतु अधिकतम कार्य प्रक्रम को उत्क्रमणीय ढंग से किए जाने पर ही प्राप्त हो सकता है। देखो क्या होता है, वर्क कैन बी जनरेटेड बाय एनी ऑटोमेटिक एंड नेचुरल प्रोसेस बट मैक्सिमम वर्क कैन बी अचीव्ड ओनली इन अ रिवर्सिबल मैनर। मतलब ध्यान देने की बात ये है कि मैंने जब आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया था और फर्स्ट लॉ के बाद हमने आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़े थे, समतापीय प्रक्रम पढ़े थे, उसके बाद हमने रुद्रोष्म प्रक्रम भी पढ़े थे। तो कहने का मतलब बस इतना है कि कभी भी जब आप बात कर रहे हो, मतलब कभी भी अगर आप बात कर रहे हो तो कभी भी जो मैक्सिमम वर्क है, जो अधिकतम कार्य है, अधिकतम कार्य जो है वो कब मिलेगा हमें, अधिकतम कार्य हमें एक ही कंडीशन में मिलेगा। कौन सी कंडीशन में आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था, ये चीज मैं आपको वहां प्रूफ कर चुकी थी कि रिवर्सिबल में कार्य क्या है, इरिवर्सिबल से ज्यादा है। तो वही चीज है कि जब भी कार्य होगा वो क्या होगा, इरिवर्सिबल मैनर में हमेशा ज्यादा होगा। उसके बाद द एंट्रोपी ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, मतलब विश्व की एंट्रोपी निरंतर बढ़ रही है। ऊर्जा जो है हमारे विश्व की मतलब क्या हो रहा है, अव्यवस्था जो है, एंट्रोपी क्या होती है, किसी भी तंत्र में उपस्थित अव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं, है ना। तो तंत्र की जो एंट्रोपी है वो क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है ना, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही है। एक बार रिवाइज कर लेते देखो इन पॉइंट्स को। सेकंड जो लॉ है उसका, उसमें प्रथम जो पॉइंट है वो ये है कि कभी भी जो हीट का फ्लो है, देखो मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में, पहला जो पॉइंट है वो है आपके पास कि कभी भी जो ऊष्मा है, हीट का जो ट्रांसफर है, हीट ट्रांसफर कभी भी कोल्ड चीजों से, ठंडी चीजों से हॉट चीजों की ओर क्या होगा, नहीं होगा, हमेशा हॉट से कोल्ड चीजों की ओर ऊष्मा का ट्रांसफर होगा। सेकंड बात करते हैं हम कि कभी भी जो मतलब हमारे पास होता है कि जो भी एनवायरमेंट में जो भी नेचुरल प्रोसेस है, जो भी स्वतः होने वाले प्रक्रम है, नेचुरल प्रोसेस है, वो क्या है हमारे पास, हमेशा कहाँ जाते हैं, इक्विलिब्रियम की तरफ जाते हैं, इक्विलिब्रियम की ये काम करते हैं, इक्विलिब्रियम की ओर जाते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि कभी भी किसी भी ऊर्जा को, किसी भी एनर्जी को कभी भी पूरे रूप से, संपूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मतलब हीट जो है उसको मैं कभी भी वर्क में 100% वर्ग में कन्वर्ट नहीं कर सकती हूँ। कुछ भी अमाउंट में होगा, मतलब 80% हो गया, मैक्सिमम 55% है, 55% हो गया, 40% हो गया, कितना भी हो गया, लेकिन ये कभी भी 100% वर्क नहीं होगा। उसके बाद जो भी हमारा एनवायरमेंट है उसमें क्या है, कंटिन्यूअसली जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। एंट्रोपी जो है वो किसी भी सिस्टम की क्या है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही है। उसके बाद आपने फिफ्थ पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो ये है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, मैक्सिमम वर्क होता है। देखो मैंने आपको ये चीज बता चुकी हूँ पहले कि मैं आपको ये चीज पहले बता चुकी हूँ कि जो कार्य है वो हमेशा कहाँ मैक्सिमम मिलेगा, हमें कार्य हमेशा हमें रिवर्सिबल प्रोसेस में ही मैक्सिमम कार्य हमें मिलेगा, कभी भी हमें किसी और में मैक्सिमम कार्य नहीं मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो एक बार हम इसको भी रिवाइज कर लेते हैं, इसकी जो सीमाएं हैं, इसकी जो लिमिटेशंस हैं। तो प्रथम नियम है वो हमें ये तो बता देता है, देखो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि प्रथम नियम में ये तो बता देता है कि ऊष्मा जो है वो स्थानांतरित हो रही है और ऊष्मा का एक जगह से दूसरी में होता है और ट्रांसफर होता है, लेकिन वो हमें क्या करता है, ऊष्मा की दिशा नहीं बताता, ऊष्मा के प्रवाह का डायरेक्शन क्या होना चाहिए ये नहीं बताता है। सेकेंड है, प्रथम नियम की सहायता से ज्ञात नहीं किया जा सकता कि कोई विशेष परिवर्तन, मतलब ये कि जो भी ऊष्मा का हो रहा है वो हमें क्या बताता है, क्योंकि प्रवाह को बता रहा है ना, कि भाई जितना एक जगह से खत्म होगी ऊष्मा दूसरी जगह उतनी ही उत्पन्न होगी, लेकिन वो कभी भी क्या करता है, हमें डायरेक्शन नहीं बताता, वो हमें कभी ये चीज नहीं बताता कि भाई कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है, क्या चीजें हो रही है, वो कभी नहीं बताता। उसके बाद ये कि प्रथम नियम ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में पूर्णतः परिवर्तन की बात कर रहा है, ये नियम ये
ये नहीं बताता कि कार्य करने में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब ये कि जो भी ऊष्मा हमें दी जा रही है वो पूर्णतः कभी भी कार्य में परिवर्तित नहीं होती है। उसके बाद हम बात करते हैं आज के रेफरेंसेस की, आपको कौन कौन से बुक्स इसके लिए पढ़नी चाहिए। पहला जो है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री B.R. पुरी, शर्मा एंड पठानिया। सेकेंड है आप लोगों का द टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री A.S. नेगी, S.C. आनंद